Hi Hi everyone, everyone, welcome welcome back back to to Triple Triple S. S. This is Sarvat Sarvat Rushi Rushi and and today today we are going to our discuss a next topic lecture that on is geography, that interior is of interior Earth, of Earth. and along with Along this with we are this, we going are to going to discuss discuss geography of volcanoes and India. earthquakes. No. अब वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स हम लोग आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंटीरियर ऑफ अर्थ जब हम डिस्कस करते हैं या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जब हम डिस्कस करते हैं तो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स को साथ में पढ़ना जो है ईजी हो जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. And before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. So बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है. ठीक है, अर्थ के अंदर का जो नज़ारा है या फिर अंदर जो है अर्थ के क्या पाया जाता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखें, इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. ठीक है, 3 तरह की लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है. दिस इज़ योर अर्थ, और इस अर्थ को 3 तरह की लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली लेयर है क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर, देन मैंटल जो कि सेकेंड नंबर की लेयर है, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर. फाइन, ये आपकी 3 लेयर्स है. अब इसके साथ साथ एक चीज़ देखी जाए तो क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर. तो ये क्रस्ट जो है हमारा, यहाँ जैसे बताया, क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड ब्रिटल इन नेचर, यानी कि हमारा जो क्रस्ट है इसकी डेंसिटी क्या है? कम है. क्या है? इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से इसका जो स्टेट है ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है या सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, गैसेस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्रस्ट है इसका स्टेट ऑफ मैटर है तो सॉलिड है लेकिन ब्रिटल है, यानी कि सॉलिड ज़रूर है लेकिन आसानी से उसे तोड़ा मोड़ा जा सकता है. ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है, ब्रिटल है. ठीक है, और इसी तरह से मेंटल की बात की जाए तो मेंटल जो है हमारा सॉलिड स्टेट में है. लेकिन मेंटल अगर सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जो याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि मेंटल का जो अपर पोर्शन है, देखो मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. फाइन, जो अपर मेंटल है ये हमारा जो है सॉलिड है. फिर इसमें एक लेयर आती है जिसे एक वीक लेयर कहेंगे, वो है एस्थीनोस्फेयर. ठीक है, एक लेयर आती है, वो मैं भी आपको डायग्राम में समझाऊंगी, वो है एस्थीनोस्फेयर. ये एस्थीनोस्फेयर जो है ये है सेमी सॉलिड, यानी कि सेमी मोल्टन स्टेट में है. ना तो ये पिघली हुई है बिल्कुल, ना लिक्विड है और ना ही पूरी तरह से सॉलिड है. ये इलास्टिक सा एक जो है इसका टेक्सचर है. तो यहाँ पर जो है हमारे मेंटल में कुछ पोर्शन जो है क्या है, थोड़ा सा सेमी लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, और इसके बाद फिर आ जाता है लोअर हमारा मेंटल जो कि सॉलिड फॉर्म में है. फाइन, और उसके बाद आ जाता है तीसरा हमारा मोस्ट, जो सबसे अंदर वाला हमारा जो लेयर है दैट इज़ कोर. और जो कोर है ये इनर मोस्ट लेयर है और ये पार्टली लिक्विड है और पार्टली सॉलिड है. अब ये मतलब क्या हुआ? मतलब कि हमारा जो कोर है ये आधा हमारा क्या है, सॉलिड, और आधा जो है वो क्या है, लिक्विड. अब ये मैं आपको समझाती हूँ पूरा अच्छी तरह से, बिल्कुल एक डायग्राम की हेल्प से. तो देखें क्या होता है, एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, जब भी आप बात करते हो इंटीरियर ऑफ अर्थ की, तो जब भी कोई, देखो जब भी आप इंटीरियर ऑफ अर्थ में जितना नीचे की तरफ निकलोगे, जितना नीचे की तरफ जाओगे, उतना ही आपका डिस्टेंस, जितना नीचे को जाओगे उतना ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और उतना ही आपकी डेंसिटी बढ़ेगी और उतना ही आपका प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, ये याद रखना. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको पहले बताऊँ, जो हमारा क्रस्ट है इसको कई बार क्रस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सियाल के नाम से, यानी कि SiAl. What is Sial? Sial is Si is silicon and Al is aluminium. What is this? कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन से बनता है हमारा क्रस्ट, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम. अगर क्रस्ट का आप एक तरह से देखेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करके, कभी आप यहाँ से जैसे हम लोग कभी मिट्टी उठा के टेस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टैंगी होगा, थोड़ा एसिडिक होगा. ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या है, हमारा सिलिकॉन और एलम है, एल्यूमिनियम है. फाइन, तो ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से बना है हमारा क्रस्ट. उसके बाद जो हमारा मेंटल है ये बना है किससे? इसे कहा बना गया है सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो सिलिका एंड मैग्नीशियम से जो चीज़ बनी है वो बन गया SiMa. Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम. सो सीमा इज यूज फॉर मेंटल. एंड एज फॉर एज कोर इज कंसर्न्ड, कोर जो है बना है निकल से.
और फेरस से यानी कि आयरन से, तो इसको बोला जाता है नाइफ और नीफे। ठीक है, ये 3 नाम जो है याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने बात किया अभी, जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ लो अर्थ जो है गोल है, रोटेट ही ऐसे, यहाँ पे देखो सर्कल है, ठीक है, अब है तो स्फेरिकल, तो यहाँ पर हम इसका एक स्लाइस निकाल लेते हैं बाहर, जैसे पिज्ज़ा में से एक स्लाइस निकालो, तो एक स्लाइस निकाला, ये बाहर आ गया एक स्लाइस, ठीक है। अब इस स्लाइस की क्या है, लेयर्स हैं, इसी तरह हम अर्थ को क्या करेंगे, यहाँ से समझेंगे। सबसे जो ऊपर की लेयर है ये है आपका क्रस्ट, उससे नीचे की जो लेयर है ये है आपका मेंटल, और उससे जो नीचे की लेयर है ये है आपका कोर। ठीक है, सबसे नीचे कोर। अब ये जो मेंटल है, मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है आपका अपर मेंटल, UM मैं लिखूंगी, एंड ये है आपका लोअर मेंटल। ठीक है, और इसी तरह से आपका कोर जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोर जो है ये आएगा आपका आउटर कोर, और ये आएगा आपका क्या है, ये इनर कोर। ठीक है, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब देखो क्रस्ट जो है हमारा, क्रस्ट यानी कि ज़मीन का बिल्कुल जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो ऊपर का सामने का हिस्सा है, ठीक है, एक ये जो हमारा है ये क्रस्ट है। यहाँ पे हमारे पास ओशंस भी हैं, है ना, यहाँ पे हमारे पास ओशंस भी हैं, और यहाँ हमारे पास लैंड मास है, माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो किया गया, ये देखिए लैंड मास, ये माउंटेन्स, और यहाँ हमारे पास ओशन है, तो ये क्या है, हमारा क्रस्ट है। फाइन, उसके नीचे स्टार्ट होता है यहाँ पे हमारे मेंटल। क्या स्टार्ट होता है, यहाँ तक है क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल स्टार्ट, और मेंटल हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक है हमारा मेंटल। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लेयर आती है हमारी यहाँ पर। ठीक है, अपर मेंटल में एक लेयर है पतली सी, जो कि क्या है, जिसे काफ़ी वीकर लेयर माना गया है। एस्थीनो का मतलब होता है वीक, तो एस्थीनोस्फीयर है एक वीक, एक लेयर है जो कि किस फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन मैग्मा जिसे हम कहेंगे, मोल्टन जो यहाँ पे मैटर पाया जाता है। ठीक है, तो ये मोल्टन मैग्मा की फॉर्म में। अब मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर मोल्टन क्यों है। देखो जो हमारा क्रस्ट है ये तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है 1 किलोमीटर डाउनवर्ड इनसाइड द अर्थ, द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप 1 किलोमीटर ज़मीन के अंदर की तरफ जाते हो, आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो यहाँ क्या होता है, आपका टेम्परेचर, क्रस्ट जो है 0 से 100 किलोमीटर थिक है, लेकिन मेंटल जो है हमारा लगभग 2900 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है 2900 किलोमीटर, ये नीचे की तरफ है। फाइन, तो इसको हम इतना डीप जो है 2900 किलोमीटर कंसीडर करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट के नीचे और मेंटल के, अपर मेंटल के ऊपर एक लेयर बनती है, उस लेयर को कहा जाता है एस्थीनोस्फीयर। और ये एस्थीनोस्फीयर जो है हमारा किस फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पे पाया जाता है हमारा मोल्टन मैग्मा, यानी कि जब हमारे भूकंप वगैरह होते हैं, या जो हमारे जो जितने भी वोल्केनोज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो कहाँ से, वोल्केनो में हमारा जो लावा आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है इसी हमारे मेंटल से आता है। ठीक है, तो ये जो मेंटल है हमारा, यहाँ से जो ये वाली लेयर है इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे एस्थीनोस्फीयर। अब एस्थीनोस्फीयर इसको कहेंगे, 1 सेकेंड, हाँ, इसको अगर एस्थीनोस्फीयर कहेंगे तो फिर जो लिथोस्फीयर है वो किसको कहेंगे। तो देखो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर हमारी एस्थीनोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर, यानी कि आप सबसे ऊपर की लेयर हमारी कौन सी है, सबसे ऊपर की लेयर है हमारी क्रस्ट, नीचे की कौन सी है, मेंटल है। तो मेंटल में भी मैंने आपको बोला, जैसे यहाँ देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये रहा आपका क्रस्ट, ये रहा आपका मेंटल, मेंटल में भी ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल। तो जो ये अपर मेंटल है इसका ऊपर का पार्ट, और ये जो क्रस्ट है ये पूरा टोटल सॉलिड पार्ट जो है हमारा मेंटल का ऊपर वाला सॉलिड पार्ट, और ये जो हमारा पूरा क्रस्ट है ये मिल के बनाते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर, यानी कि ये पार्ट बनता है हमारा, ये बनता है लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर के बाद हमारे पास बनती है एक लेयर जो कि हमारे अपर मेंटल में, ठीक है, अपर मेंटल में ऊपर एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। और एस्थीनोस्फीयर के बाद मेंटल से लेकर के हमारे जो कोर तक एक लेयर बनती है, हमारी
अपर मेंटल से, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर एक वीक लेयर एस्टेनोस्फेयर के बाद से लेकर के लोअर मेंटल तक हमारी एक लेयर बनती है, लोअर मेंटल तक एक लेयर बनती है, एस्टेनोस्फेयर के बाद लोअर मेंटल तक एक लेयर बनती है, वो है हमारी कौन सी लेयर, वो बनती है मीजोस्फेयर, ठीक है। और लोअर मेंटल से सीधा हमारी इनर कोर तक बनती है एक और लेयर, उसको बोलते हैं बेरिस्फेयर, ठीक है। ये हमारे स्फेयर्स हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाते हैं, मेंटल तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। हमें कहाँ तक का आइडिया हो जाता है या कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं हम लोग। तो हमें सीस्मिक वेव्स, जो कि अर्थ के अंदर किसी तरह की कोई वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, वहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स के ज़रिए हमें क्या है आइडिया हो जाता है कि ज़मीन के कितने गहराई से वो वेव्स आ रही हैं और कितने ज़मीन के अंदर कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एस्टेनोस्फेयर तो हमारा हो गया लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड नहीं बेसिकली सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड आप कह सकते हो, ठीक है। क्रस्ट हमारा जो है वो सॉलिड है बट ब्रिटल है। फिर हमारा जो मेंटल है वो सॉलिड है, और मेंटल के बाद हमारा जो आउटर कोर है ये फिर से लिक्विड हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या हो रहा है, पहले सॉलिड फिर लिक्विड, लिक्विड फिर सॉलिड। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमारा मेंटल जो है ये सॉलिड है, लेकिन यहाँ नीचे आते आते इसका टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है, यहाँ पे हमारे पास निकल और आयरन है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो लेते हैं फॉर्म किसका, लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा सा और नीचे आते, देखिए 2900 से जब ये 5100 पे आ रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के बाद, जितना ज़्यादा नीचे आएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन प्रेशर भी बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा यानी कि जितनी तेज़ी से अर्थ रोटेट कर रही है उससे कहीं गुना तेज़ी से ज़्यादा हमारा कोर रोटेट कर रहा है। तो जब कोर रोटेट कर रहा है यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत ही सॉलिड है। और सॉलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जितना हमारा लिक्विड आउटर कोर में था वो यहाँ पर प्रेशर की वजह से क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सॉलिड हो जाते हैं। इस वजह से हमारा जो इनर कोर है वो बिल्कुल एग की तरह, जैसे एग होता है ना, एग के बिल्कुल बीच में योक है, बहुत सॉलिड है, बाहर का थोड़ा सा लूज़ है, फिर थोड़ा जो कैल्शियम है वो सॉलिड है। तो इस तरह से जो है इससे लेयर्स बनी होती हैं। वैसे ही सेम हमारा जो है अर्थ का है, ठीक है। अर्थ की जो बिल्कुल सबसे बीच में कोर है, कोर का इनर पार्ट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बाहर का लिक्विड है, लेकिन उसके बाद मेंटल जो है वो थोड़ा सॉलिड है, उसके बाद जो एस्थेनोस्फेयर है वो थोड़ा लिक्विड है, और फिर उसके बाद हमारा क्रस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन सॉलिड उसकी डेंसिटी कम है, यानी कि ब्रिटल, वो ब्रिटल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू हमारा कोर। और इसी तरह से क्या होता है, जब कोर हमारा बहुत सॉलिड हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास निकल और आयरन है, निकल और आयरन, फेरस क्या होता है, फेरस इज योर आयरन। तो जब निकल और फेरस यानी कि आयरन जो है ये काफ़ी सॉलिड हो जाता है, तो सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तो यहाँ बनता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, आयरन से यहाँ पे बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जिस तरह से अपनी डायरेक्शंस नॉर्थ वेस्ट साउथ निकालते हैं, नॉर्थ निकालते तो वो कैसे, हम नहीं कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम अपना चेक किया, तो वो कैसे, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। हाँ, तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जब हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाते हैं, जितना हम डीपर जाते हैं उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, उतना टेम्परेचर बढ़ता है, उतना टेम्परेचर हमारा राइज होता है, और उतना ही हमारा प्रेशर बढ़ता है, उतनी हमारी डेंसिटी बढ़ती है। और इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट, यानी कि एवरी बाई मूविंग 25 किलोमीटर deeper into earth, ठीक है, the temperature rises to 1 kilometer by moving 1 kilometer deeper inside earth, the temperature raises up to 25 डिग्री सेल्सियस। और कहीं केसेस में कहा गया है कि 30 डिग्री तक भी चला जाता है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। इसका मतलब जितना हम अंदर जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आया। तो आपने सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट, लिक्विड से गैसियस, एंड देन गैसेस से वापस से लिक्विड, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा है, या फिर सॉलिड, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्या होता है, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो अब क्या होता है यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होता है, यानी कि जैसे देखो सतह पे, जैसे ज़मीन पे हमारी क्रस्ट पे ओशंस हैं,
और ओशन के साथ हमारा लैंड मास है, हमारा कॉन्टिनेंट शेल्फ है। तो जो हमारा लैंड मास है या जो हमारा कॉन्टिनेंट शेल्फ है और जो हमारा ओशन शेल्फ है, तो समुंदर है, ओशन है, पूरे में पानी है, नीचे कहीं ना कहीं तो बेस होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी नीचे तक कहीं बेस का एंड नहीं है, एंड है। जहाँ वो एंड आता है, जहाँ वो रुकावट आती है, या जहाँ पे हमारे लैंड मास के नीचे एक बेस आता है, इसके नीचे एक बेस आता है, इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी कि चेंज ऑफ मैटर हो रहा है, स्टेट ऑफ जो हमारा मैटर है उसकी जो स्टेट है, उसका जो पहले का जो स्टेट है वो चेंज होकर दूसरे फॉर्म में जा रहा है। लिक्विड है तो अब वहाँ पर बेस जो है उसका दूसरा आ गया है, सॉलिड आ गया है, तो इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जब हम अर्थ के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो टॉप मोस्ट लेयर जब क्रस्ट है, क्रस्ट में हमारे पास ओशंस हैं, तो ओशन के नीचे जो हमारा बेड होगा, यानी जहाँ पे ओशन रुका हुआ है, वो बेड जो है ओशन से ओशन बेड, बेड जो रास्ता काट रहा है, उस डिसकंटिन्यूटी को कहा गया है कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे क्रस्ट से लेके यहाँ पे, ये हमारा क्रस्ट और यहाँ मेंटल पर हमारी जो बनती है एक और डिसकंटिन्यूटी आती है, एक और जो है चेंज ऑफ मैटर होता है। मैंने बताया ना, ऊपर सॉलिड है, फिर लिक्विड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो जब हम क्रस्ट से अपर मेंटल की तरफ आते हैं, क्रस्ट से, ये देखो यहाँ मैंने लिखा है, क्रस्ट से अपर मेंटल की तरफ आते हैं, तो हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है उसको। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरे नंबर पर अपर मेंटल से लोअर मेंटल, यानी कि पहले क्रस्ट से अपर मेंटल, फिर अपर मेंटल से लोअर मेंटल। तो जो ये डिसकंटिन्यूटी है इसे कहते हैं रेपिटाइड डिसकंटिन्यूटी। और फिर अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल से आउटर कोर तक जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट वन, दैट इज योर फ्रॉम योर आउटर कोर टू इनर कोर, इसको कहते हैं लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ना, इसको कई बार मोहरविक भी कहा जाता है, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे शॉर्टकट लिया है, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है और उसके बाद रेपिटाई है, गटनबर्ग है, लेमन है। तो लेमन, यहाँ पर आपको इनको याद रखना है। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगी जो मैंने याद रखा है। मैंने रखा है चंडीगढ़, मोहाली रेलवे। अब चंडीगढ़ मोहाली रेलवे अब गोवा से ले को जाएगी। ठीक है, गोवा से ले को जाएगी। तो चंडीगढ़ से आप याद रखना कोर्नाट, मोहाली से आप अपनी मोहो, रेपिटाई यानी रेलवे, जी से गोवा, गोवा से गटनबर्ग, और ले यानी कि लेमैन। तो ये याद रखने का मतलब ये है कि अगर आपने ये नाम याद रखे, आपको ये जो यहाँ पर लेयरिंग है, जैसे ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि ओशन से ओशन बेड, फिर बेड से यानी कि ओशन बेड हो गया क्रस्ट, और फिर क्रस्ट से आपका अपर मेंटल, अपर मेंटल से आपका लोअर मेंटल, लोअर मेंटल से आपका कोर और आउटर कोर। यहाँ पे आपका आउटर कोर था और यहाँ पे आउटर कोर से इनर कोर। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है और कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के गटनबर्ग जो हमारी डिसकंटिन्यूटी है ये कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये चीज़ें जब आपको दिमाग में हो तो बहुत आसानी से आप इनको याद रख सकते हो और अपने आंसर्स को ईजिली आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये चीज़ याद रखो, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, क्रस्ट जो है ये थिक है कहाँ पर, हाँ क्रस्ट जो है थिक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर के करीब है। लेकिन अगर बात की जाए ओशनिक क्रस्ट की, यानी कि ओशंस के नीचे जो क्रस्ट होता है वो थिक नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उससे। यानी कि ज़मीन के ऊपर कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ज़मीन के ऊपर ओशंस भी हैं, लेकिन ओशन जो है उसके नीचे क्रस्ट उतना मोटा, उतना थिक नहीं है जितना कि
कॉन्टिनेंट के नीचे है वो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारे कॉन्टिनेंट ओशन है, काफ़ी जो है नीचे की तरफ होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, और ये हमारा जो होता है क्या, हमारा कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट थोड़ा ऊपर है, तो कॉन्टिनेंट और यहाँ पे है हमारा, यहाँ से शुरू होता है हमारा मेंटल, तो ये बीच में हमारा बन जाता है क्रस्ट। तो अगर ये हमारा क्रस्ट है तो ऑटोमेटिकली ओशन के नीचे जो है हाइट हमारी कम होती है, थिकनेस कम होती है, और क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स के नीचे थिकनेस ज़्यादा होती है। एक ये लॉजिक है। और दूसरा लॉजिक ये है कि जो हमारा ओशन होता है इसकी डेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी हमारी होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की जो हमारी कॉन्टिनेंट शेल्फ की डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है ये दिखने में बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये होता कैसा है, थोड़ा स्पॉन्जी होता है, ऊपर ऊपर की तरफ रहता है, प्लेट्स के ऊपर रहता है। लेकिन जो हमारा ओशन है ये हैवी है, हैवी होने की वजह से ये नीचे की तरफ इसका दबाव रहता है। तो ये देखो, ये हमारा शेल्फ है, ठीक है, यहाँ शेल्फ पे ये ओशन है, ओशन की डेंसिटी ज़्यादा है, और हमारा जो हमारे कॉन्टिनेंट है और हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैं हमारे माउंटेन्स, हमारी पीक्स, तो इनका जो डेंसिटी कम है, तो ओशन जो है नीचे की तरफ रहता है, तो इसका जो शेल्फ है वो यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, वो यहाँ से नीचे की तरफ, वो भी किसके नीचे चला जाता है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे चला जाता है। तो कॉन्टिनेंट्स को धक्का लगता है, कॉन्टिनेंट्स और ऊपर चले जाते हैं। जब ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर बनती हैं हमारी क्या, हमारी माउंटेन्स बनती हैं। इसकी थिकनेस जो होती है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जो इसके नीचे का क्रस्ट है वो यहाँ नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो ओशन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, और ये क्या हो जाता है, ये नीचे की तरफ डूब जाता है और ये चला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है कि जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे हमारा क्रस्ट जो है वो क्या होता है, वो थिक होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ओशन है, ओशनिक क्रस्ट से, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्थिनोस्फीयर है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, मेंटल जो अपर मेंटल है वहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, अपर मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी हमारा वहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। मैग्मा जो है हमारा मोल्टन मैग्मा बन जाता है, और मोल्टन मैग्मा होने की वजह से जब भी हमारे भूकंप आते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो यहीं स्थिनोस्फीयर से। भूकंप जो हमारे वोल्केनोज होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, वो यहाँ से ही निकलते हैं। यही मैग्मा जो है ज़मीन पर आता है और लावा कहलाता है, ठीक है। और हमारी जो सीस्मिक वेव्स हैं वो कहाँ मेजर की जाती हैं, वो की जाती हैं लोअर मेंटल में, ठीक है। जब हमारी प्लेट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी हमारी प्लेट्स हैं वो कहाँ घूम रही हैं, वो हमारे मैग्मा के ऊपर, ये जो मोल्टन मैग्मा है इसके ऊपर हमारी प्लेट्स चल रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स इसी के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज का, ठीक है। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये चल रही हैं, और चलते चलते रास्ते में कहीं बार क्या होता है, टकरा जाती हैं, या एक दूसरे के साथ जो है इनका किसी तरह का कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। ये वाइब्रेशंस जो है यहाँ पे सीस्मिक वेव्स पैदा करती हैं, ठीक है, सीस्मिक एनर्जी पैदा होती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे सीस्मिक एनर्जी पैदा होती है, ज़मीन के अंदर जिस जगह से हमारी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको कहा जाता है फोकस, ठीक है, उसको कहा जाता है फोकस। फोकस को एक और नाम भी से भी जाना जाता है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फोकस जो है ज़मीन के अंदर जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे उसे कहा जाता है फोकस। और यहाँ पर हमारा जो फोकस है, फोकस से क्या होती हैं, वाइब्रेशन इस तरह से बढ़ती जाती हैं और ऊपर की तरफ आती हैं, और सरफेस पे ज़मीन के ऊपर जिस जगह से ये बाहर निकलती हैं उसे कहते हैं एपिसेंटर, यानी कि जिस जगह को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं उसे कहते हैं एपिसेंटर। तो जो वाइब्रेशंस हैं वो जहाँ जहाँ तक फैलती हैं वहाँ वहाँ हमारी क्या है,
अर्थक्वेक वहाँ पर महसूस होता है। ठीक है, जैसे हम कई बार सुनते हैं कि हिंदू कुश में जो है एपिसेंटर बना है, या अफगानिस्तान में कहीं पे एंड सेंटर बना है एपिसेंटर। तो एपिसेंटर जब बना है वहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर भी जो है थोड़े झटके महसूस होते हैं। J&K में भी, हमारे दिल्ली में भी, इंडिया के काफ़ी सारे कॉर्नर्स में जो है झटके महसूस होते हैं। इसका मतलब कि एपिसेंटर यहाँ बना है, लेकिन वाइब्रेशंस जहाँ तक फैली हैं वहाँ पे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? कई बार कहते हैं 6.7 मैग्नीट्यूड का जो है हमारा अर्थक्वेक हुआ है। तो ये क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है इसका यूनिट अर्थक्वेक को मेजर करने का, और मेजर किया जाता है इसको सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ क्यों? क्योंकि सीस्मिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और उन्हीं से हमें पता चलता है जितनी ज़्यादा सीस्मिक वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उतनी ज़्यादा हमारा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है, और उसको मेजर करते हैं सीस्मोग्राफ से। तो ज़मीन के अंदर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे कहेंगे फोकस, और जहाँ से ज़मीन के ऊपर जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ये है आपका अर्थक्वेक। यहाँ पर देखो, ड्यू टू एंडोजेनिक प्रेशर। अब एंडोजेनिक प्रेशर क्या हुआ है? ज़मीन के अंदर जो भी प्रेशर्स हो रहे हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जो भी फोर्सेज आ रही हैं उन्हें एंडोजेनिक कहते हैं। बाहर की तरफ जो होती हैं उन्हें एक्सोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेज होती हैं जो आउटसाइड द सरफेस हो रही हैं। एंडोजेनिक फोर्सेज कोई भी फोर्स जो ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, इनसाइड द अर्थ कोई भी प्रेशर, इनसाइड द अर्थ जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो एंडोजेनिक प्रेशर, द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स। जब प्लेट्स जो हैं हमारी, मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर बनाते हैं। तो यहाँ होती हैं हमारी प्लेट्स जो कि एस्थेनोस्फीयर में हमारा मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स जो हैं हमारी लिथोस्फीयर प्लेट्स जो हैं, जब ये मूवमेंट करती हैं तो कई बार आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या जुड़ती हैं, किसी तरह के कॉन्टैक्ट से इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वही जो वाइब्रेशंस है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ झटका महसूस करवाती हैं। सिस्मिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड earthquakes. They start from the focus and affect the epicenter and they mostly affect the margins. अब हम ये margins आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई आपके पास कोई टेबल है, टेबल टूट गया, ठीक है, या कोई बर्तन है टूट गया, आपने उसको जोड़ा, तो बाद में क्या होगा? बाद में जब आपने उसको जोड़ तो दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो टूटेगा तो वो वहीं से टूटेगा जहाँ पहले क्रैक था। तो इसका मतलब जहाँ पे जो जगह पहले अफेक्ट हुई हैं, जहाँ प्लेट्स जुड़ती हैं आपस में आकर, तो वापस वहीं जगहों पर हमारे जो है अफेक्ट होता है। मैं आपको ये चीज़ बाद में समझाती हूँ, पहले हम करते हैं वॉल्केनोज की बात। तो वॉल्केनो क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉल्केनो होता है अ प्लेस फ्रॉम वेयर द हॉट मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द एस्थेनोस्फीयर। अब मैंने आपको बताया कि मेंटल के वहाँ पर हमारे पास अपर मेंटल में एक लेयर बनती है, वो अपर लेयर मेंटल में लेयर जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। और वो एस्थेनोस्फीयर जो है हमारी, वो लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ी सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में जो पाई जाती है, और वहाँ पाया जाता है हमारा मोल्टन मैग्मा। ठीक है, अब जहाँ पे मोल्टन मैग्मा पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है? जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इस तरह से हमारा लावा जो जितना मैग्मा है वो फट कर ज़मीन से बाहर निकलता है, उसको बाहर की तरफ, जैसे कुकर होता है ना, कुकर हमारा देखा होगा आपने, कई बार फट जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है, प्रेशर वाला कुकर, कई बार इसकी प्रेशर जिसे हम सिटी कहते हैं ना, वो ख़राब हो जाती है। जब वो ख़राब हो जाती है तो अंदर क्या होता है, काफ़ी प्रेशर बन जाता है, काफ़ी हीट बढ़ जाती है, और उसकी वजह से वो फट जाते हैं, है ना, फटता है, कई बार फटता है कई केसेस में, और सब कुछ बाहर आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, और ये क्या होता है, इसके ऊपर सॉलिड लेयर है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, और नीचे भी सॉलिड है, तो ये फट कर बाहर को निकलता है। और जब ये बाहर को निकलता है तो ज़मीन के अंदर जब ये होता है, इसको मैग्मा कहा जाता है। और मैग्मा में क्या होता है? मैग्मा में हमारे पास अलग अलग तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के डेब्रीज पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, नाइट्रोजन, और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, एर्गॉन, हाइड्रोजन, गैसेस और बहुत सारी गैसेस, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैग्मा ज़मीन के अंदर से निकल कर बाहर को आता है। और जब ये बाहर को आता है तो वहाँ जो शेप बनती है, इस तरह की शेप से ये बाहर निकलता है, ठीक है, वी शेप से ये बाहर निकलता है। और जिस जगह से ये बाहर निकलता है वह उसको वॉल्केनो, यहाँ पर इसको वॉल्केनो कहेंगे, और जब ये निकलेगा इसको वॉल्केनो इरप्शन कहेंगे, ठीक है। और जब ये मैग्मा बाहर आएगा
ज़मीन से बाहर आएगा तो इसको लावा कहा जाता है, यानी कि इनसाइड द अर्थ इट्स कॉल्ड मैग्मा, लेकिन बाहर आके इसको लावा कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारी वॉल्केनोज़ हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, डोरमेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं। एक्टिव होते हैं वो जो अभी भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं, लगातार आते रहते हैं, ठीक है, जो कि वॉल्केनोज़ फटते रहते हैं। डोरमेंट वो होते हैं जो एक ज़माने में आए हैं और हमें पता है कि इनको फिर से आना ही आना है। और उसके बाद होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज़, वो वॉल्केनोज़ जो आए थे, काफ़ी नुकसान किया इनने ज़मीन में, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेंचेस बना दिए। ट्रेंचेस क्या होता है, ज़मीन से जब ये फट के निकलता है तो वहाँ पे बड़े बड़े ये क्या कर देते हैं, सुराख कर देते हैं। तो जैसे हमने सुना है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच क्या है बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैरियाना ट्रेंच क्या है आप लोग मुझे बताएंगे। तो मैरियाना ट्रेंच जैसे है, एक बहुत बड़ा जो है एक ट्रेंच बन गया है, एक सुराख काइंड ऑफ बन गया है ज़मीन में। तो ये जो है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज़ हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी किया है। फिर उसके बाद जो है हमने ये पढ़ा अर्थक्वेक, और ये हो गए हमारे वॉल्केनोज़। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा ओशन कहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ आपको वर्ल्ड मैप की थोड़ी सी फैमिलियरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, हमारा ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ये है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये हमारी आ गई अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे है हमारा यूरोप, यहाँ पे है हमारा रशिया, ये यूरोप के बाद, ठीक है, ये हमारा एशिया है, और ऊपर यहाँ पे हमारा रशिया है जो कि यहाँ पे कुछ पार्ट बनेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम आएंगे इधर, ये घुमा हुआ है, ठीक है, जो गोल गोल हमारी अर्थ है ना, गोल ग्लोब होता है, ये उसको खोल के फ्लैट करके रखा है। यहाँ पे हमारा देखो ये है हमारा इंडिया, तो यहाँ ऊपर हमारा पड़ जाता है क्या, रशिया, ठीक है, साइबेरिया वगैरह। यहाँ पे है हमारा चाइना, ठीक है, ये नेपाल, ये चाइना पूरा, ठीक। यहाँ पे हमारा है इंडोनेशिया, फिलीपींस, कैम्बोडिया, वियतनाम वगैरह वाली कंट्रीज़। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया वगैरह वाला एरिया। तो ये है अफ्रीका, यूरोप, रशिया, यहाँ उधर को जुड़ता है, ये हमारा जो है एशिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपनी, यहाँ देखो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के यहाँ पे कौन सा ओशन पड़ता है, ये है हमारा पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन है ये, पैसिफिक ओशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साथ और रशिया के साथ बीच में पड़ता है पैसिफिक ओशन। और यहाँ पे हमारा बनता है अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये है हमारा अटलांटिक ओशन। और उसके बाद हमारा यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे हमारा, ठीक है, इधर को हमारा नीचे को है इंडियन ओशन, ये जो ये है ना, ये और ये है हमारा इंडियन ओशन। ऊपर है हमारा आर्कटिक और नीचे है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या बनता है, हमारे किस तरह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो देखो ये जो है डीप अर्थक्वेक जोन्स, यानी जहाँ जहाँ पे ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है हमारा, जैसे ये वाला एरिया एल्पाइन रेंजेस, ठीक है। एक सेकेंड मुझे इसको रिमूव करने दो, 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, जो हमारी अल्पाइन रेंजेस आ गई, जहाँ पे हमारे अल्पाइन रेंजेस पूरा क्या हमारा अपना JNK हमारा, और उसके बाद नेपाल का पूरा एरिया, ठीक है, ये सारी अल्पाइन रेंजेस जो जितनी भी हैं ये आएंगी हमारी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर क्या है, डीप अर्थक्वेक जोन्स हैं, ये है अर्थक्वेक जोन्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा पोर्शन, उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा, ठीक है, ये हमारे अर्थक्वेक जोन्स। यहाँ पे हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न पोर्शन, यहाँ पे साउदर्न, देखो यहाँ पर भी हमारा क्या है, डीप अर्थक्वेक जोन्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे जितना भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखो, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो ये ग्रे नज़र आ रही है, यहाँ पर सारे में क्या है हमारे पास, यहाँ पर अर्थक्वेक जोन्स हैं, डीप अर्थक्वेक्स। उसके बाद शैलो, यानी कि जहाँ थोड़े बहुते भूकंप आते हैं, जो ये लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी थोड़े बहुते जो भूकंप आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये देखो ये नज़र आ रहा है जो आपको, ये जो ये है ना ये। उसके बाद ये जो बड़े वाले डॉट्स हैं ये हैं आपके हॉटस्पॉट्स। और ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं कि वो एरियाज़ जहाँ पर बाकी जगहों से ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या है, चांसेस हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर चांसेस हैं भूकंप और वोल्केनोज आने के, तो इनको कहा जाता है हॉटस्पॉट्स, ठीक है। और ये आपकी जो है वोल्केनिक इरप्शंस के कहाँ पे वोल्केनोज बहुत हो रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर वोल्केनोज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं ये वाले एरियाज़ में। ये जो ये पूरी रिंग बन रही है यहाँ पर, तो ये जो रिंग बनती है देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके साउथ अमेरिका से, और ये जा रही है आपके नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और वहाँ से जुड़कर ये जाती है आपके बिल्कुल रशिया, और रशिया के बाद वहाँ से जुड़कर हमारे एशिया, और एशिया जैसी एशिया की कंट्रीज़ में जाकर घूमकर ये एक रिंग बनाती है, यानी कि पैसिफिक ओशन के आसपास एक रिंग बनती है जहाँ पर क्या है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वोल्केनोज आते हैं, और इस रिंग को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर में हमारे पास इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, पापा जो हमारा न्यू गिनिया है, उसके बाद फिलीपींस है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जापान है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे यूएस है, हमारा शाइल है, कनाडा है, ठीक है। तो रशिया है, रशिया जैसी हमारी जो कंट्री है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है, और उसके रशिया के बाद हमारा पीरू है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं हमारी रिंग्स ऑफ फायर पे, आप ये मेन कंट्रीज़ याद कर लेना। तो रिंग ऑफ फायर में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो है हमारे वोल्केनोज आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये हमारे रिजेस बनते हैं, यानी कि एक जहाँ पे मार्जिन्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, भूकंप के। तो मार्जिन्स क्या है, यहाँ पे देखो ये प्लेट्स, यहाँ पर हमारी मिड अटलांटिक जो यहाँ पर एक रिम बन रही है, एक लाइन बन रही है अटलांटिक, इसमें आप देखो यहाँ से 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे देखो मिड अटलांटिक जो है पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में ना एक कोस्टल लाइन जैसे इसके और इसके यहाँ पर एक ये लाइन बनती है। ये लाइन जो है ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है और फिर यहाँ से इस तरफ को मुड़ रही है और यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मुड़ रही है। तो ये लाइन जो है यहाँ पर हमारी ये म्यांमार से फिर न्यू गिनिया यहाँ से उस तरफ जा रही है, यहाँ से इधर को आ रही है, देखो यहाँ पर। तो ये क्या करती है हमारी, यहाँ पर जो है हमारे अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा जो हैं आते हैं, यहाँ पर हमारे रिजेस बनते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे मार्जिन्स हैं, ठीक है, मार्जिन्स हैं, प्लेट्स वगैरह यहाँ पर जो हैं जुड़ती हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक्स कहाँ पर आते हैं और सबसे ज़्यादा वोल्केनोज कहाँ पर आते हैं। तो देखो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आते हैं। रीज़न बीइंग कि इंडोनेशिया में जो यूरेशियन प्लेट है, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे यहाँ पर हमारी यूरेशियन प्लेट जो है ये नीचे की तरफ आ रही है, फिर यहाँ से जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये ऊपर की तरफ आ रही है, और बीच में हमारी फिलीपींस प्लेट है ये वेस्ट को जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो यूरेशियन प्लेट है वो नीचे को आ रही है, और जो हमारी यानी कि साउथ को आ रही है, और जो हमारी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये ऊपर को आ रही है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो जब ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और बीच में आ जाता है फिलीपींस प्लेट, तो वो जा रही है वेस्ट को। तो ये क्या हो जाती है, जब ये आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये जुड़ते हैं, यहाँ पे इस तरह का प्रेशर बनता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज के क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमारा बनता है बीच में इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में आते हैं काफ़ी सारे भूकंप और वोल्केनोज। फिर उसके बाद आ जाती है सेकंड नंबर पे शाइल। शाइल जो है, शाइल में काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे वोल्केनोज होते हैं, और वहाँ पर एक शाइल में एक पीक है, ठीक है। उस पीक का नाम क्या है, उस पीक का नाम है ओजोस डेल सेलाडो पीक। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होते हैं हमारे वोल्केनोज। और उसके बाद है हमारी जापान तीसरे नंबर पर। जापान में जो है माउंट फ्यूजी का नाम आपने सुना है, वहाँ काफ़ी सारे जो है वोल्केनोज हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारी ये बनती हैं अलग अलग जोन्स जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। अब आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है रिसेंटली कहाँ कहाँ पर वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स हुए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाँ, एक और काम है, जो ये हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे ये कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं और कहाँ कहाँ ये फॉल करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सारे मत बताइएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ कि जो अफ्रीका के हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं वो कौन कौन से एरियाज़ हैं अफ्रीका के अंदर,
ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका के पास में पड़ रहे हैं, रिंग ऑफ फायर के पास जो ये हमारे हॉटस्पॉट्स पड़ रहे हैं, ये कौन से हैं हॉटस्पॉट्स, कौन सी जगह हैं, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आप लोग मैप को अच्छे से पढ़ लें, वर्ल्ड मैप को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं हमारे वॉल्केनोज आ रहे हैं और काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं। तो देखो ये रिम जो है वो मैंने आपको बोला था, मिड अटलांटिक रिम जो बनती है, जो कि यहाँ से हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाती है और आगे से न्यू गिनिया वगैरह की तरफ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हमारी रिंग ऑफ फायर जो कि पैसिफिक ओशन के आसपास है, ठीक है। काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ें याद रखिए, आप वर्ल्ड मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग वेजिटेशन कवर और क्लाइमेट को पढ़ने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोगों को मैप के बारे में पता होगा, हम लोग वहाँ पे मैप डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार मैप को ज़रूर देखिएगा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को ये लेक्चर यूट्यूब पर पसंद आता है तो इसे शेयर करें, और अगर आपको PDFs चाहिए और इसके अलावा मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन जो कि SSS के नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।